मार्केट की तरफ नजर डालते हैं, निकुंज को भी शामिल करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। गुड मॉर्निंग निकुंज। आज थोड़ा ओवरनाइट क्यूज, थोड़ा जब सुबह उठ के सबने एसजीएक्स निफ्टी और ग्लोबल फ्यूचर देखे तो आज थोड़ी शायद जान में जान आई, क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ी करेक्ट हुई है, 200 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? जब मैं सुबह उठा ना, देखिए जी, कल लेट सोया था तो वह थोड़ा लेट उठा, मगर एक फ्रेज याद आई कि TGIF। डिम्पी जी, क्या मतलब है TGIF को बताइए? नहीं पता। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। ओके। TGIF, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे कि चलो जी आज फ्राइडे है, 2 दिन बाद अब 2 दिन मार्केट बंद रहेगा। कितनी जबरदस्त चर्न हुआ है इस हफ्ते में, और वॉलेटिलिटी नहीं है, चर्न है। यस। एक होता है वॉलेटिलिटी, एक होता है गिरावट। गिरावट आई है अमेरिकी शेयर बाजारों में, इंडियन IT स्टॉक्स में, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में, और वॉलेटिलिटी आई है बेंचमार्क इंडिसेस में। और वॉलेटिलिटी समटाइम्स इज मोर पेनफुल देन एब्सोल्यूट फॉल। मैं इसलिए बताता हूँ, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप रुख पकड़ लेंगे जी। निफ्टी 15,800 के नीचे बंद हुआ, मार्केट खराब है, स्टॉक शॉर्ट करिए, एक रुख पकड़ में आता है। निफ्टी 15,800 पे रुक के नीचे नहीं जाता है, 16,200 के ऊपर नहीं जाता है, और उसी रेंज में पूरे हफ्ते घूमता है, तो वो होता है वॉलेटिलिटी, जो ज़्यादा डेंजरस है एक ट्रेडर के लिए, जिसको हम रेंज की वॉलेटिलिटी कहते हैं। भाई अब 16,000 के इंडेक्स में अब 400 पॉइंट की रेंज अगर आप निकालेंगे तो कोई रेंज नहीं हुई मेरे हिसाब से, मतलब वो तो टुकुर टुकुर वाली बात हो गई, मतलब वो रेंज नहीं है। तो इस मार्केट के अंदर वही कष्टदायक सिचुएशन है कि आप जो वॉलेटिलिटी देख रहे हैं वो ट्रेंड नहीं है। देखिए, ट्रेंड इज अ बेटर थिंग, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। भली मंदी हो तेजी हो, एक रुख आपको पकड़ में आता है। तो ट्रेडर तो देखिए मोमेंटम खेलता है, ट्रेडर को डायरेक्शन पकड़ना रहता है। इस समय डायरेक्शन पकड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब इट इज लाइक सेइंग दैट आप निकल रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो यह इस हफ्ते का सबसे बड़ा चैलेंजिंग ट्रेंड रहा है। मगर आज मुझे लगता है रिस्क ऑन का डे है, शायद सिर्फ आज के लिए। और मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर आप कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर देखें, डॉलर, अगर आप देखें चाइना में क्या हुआ है, अगर आप देखें यील्ड कल 2.8% के आसपास है, 3% के ऊपर से नीचे सरक रही है, नीचे आ रही है। तो हो सकता है आप गलत जाएं, मगर चांसेस ऑफ टेकिंग अ ट्रेड टुडे even after a mild gap up start of 100 points, I think the odds are favorable just for the day. बिल्कुल। आजकल तो एक दिन करके नहीं, पर वही तो बात है, वही तो बात है कि आप नहीं पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज जैसे हमारे एक्सपर्ट्स अभी बोल रहे थे, वेंसडे को मार्केट ठीक ठाक था, थर्सडे को खराब था, और शुक्रवार को रिलीफ आएगा। तो अब क्या ट्रेड आप करेंगे? करेक्ट। तो ऐसे में जब अगर सिंगल डे ट्रेड की स्ट्रैटेजी बनानी है तो ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह होनी चाहिए? वो कहाँ आज रिस्क ऑन का एनवायरनमेंट देख सकते हैं? बैंक्स तो है ही, मगर मुझे लगता है IT में बाउंस आएगा। अगर आपको ग्लोबल क्यूज के बेसिस पर ट्रेड करनी है तो आपको IT में ही जाना पड़ेगा। और IT में हाई रिस्क कौन से हैं और लो रिस्क कौन से हैं? IT में अगर आप हाई रिस्क देखेंगे तो हाई बीटा कौन से IT स्टॉक्स का, IT इंडेक्स तो डिम्पी ट्रेड होता नहीं है, IT इंडेक्स तो आप ले नहीं सकते। तो आपको IT में हाई बीटा कौन सा है? IT में हाई बीटा आपका रहेगा इन्फोसिस, IT में हाई बीटा आपका कुछ हद तक मुझे लगता है रहेगा HCL टेक। तो ये जो बड़े वाले हुए थोड़े सेफ हैं, ये क्योंकि इनकी कमेंट्री ग्रोथ की ठीक ठाक, कमेंट्री ग्रोथ की ठीक ठाक है। आप देखिए एक्सेंचर के स्टॉक को बड़ा कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है, आप देखें तो कॉग्निजेंट के स्टॉक को कोई बड़ा कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। इनके अंदर डिमांड का इशू नहीं है, इनके अंदर वैल्यूएशंस का इशू था और वेज का इशू था। तो वो मुझे नहीं लगता है कि भाई गाड़ी तो चल रही है राइट डायरेक्शन के अंदर, कई कंपनी को तो गाड़ी घूम चुकी है, यहाँ वैसा प्रॉब्लम नहीं है। निकुंज, एक और चीज़ है, एक और कल हम सेक्टर का एनालिसिस कर रहे थे कि उसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी काफ़ी पिटा है, अपने हाई से काफ़ी नीचे आया है। क्या ये भी पुल बैक दे सकता है, इसमें बाउंस लगेगा, या फिर ये थोड़ा स्लो मूवर है, धीरे धीरे चलेगा? 35% जस्ट बता दो, 35% रियल्टी इंडेक्स ऊपर से नहीं, वो आपको रियल्टी इंडेक्स को नहीं देखना चाहिए। मैं इसलिए बताऊंगा बिकॉज उसके अंदर डीएलएफ का डिस्प्रोपोर्शनेट वेटेज काफी ज्यादा है। तो डीएलएफ जैसे अक्सर लोग डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, तो मैं बोलता हूँ जी डॉलर इंडेक्स के अंदर 50% वेटेज तो आपको यूरो है। तो डॉलर इंडेक्स और इंडियन करेंसी को अब नहीं आपको मैप करना चाहिए, बिकॉज डायनामिज्म्स उनके हैं। रियल एस्टेट इंडेक्स के अंदर भी यही समस्या है कि डीएलएफ का जो वेटेज है काफी ज्यादा है, और उसकी वजह से इसका जो मूव होता है काफी स्क्यूड लगता है। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है, एक बात तो तय है कि रियल एस्टेट के अंदर आप हमारे आसपास देखिए, अगर आप
अपने कजन्स को फ़ोन करते हैं, अपने अंकल्स को फ़ोन करते हैं, अपने भाइयों को फ़ोन करते हैं, सब बोल रहे हैं जी रियल एस्टेट में हमने इन्वेस्ट करा है, हमारे घर का दाम, हमारे ज़मीन का दाम बढ़ चुका है। तो रियल एस्टेट के अंदर जो साइकिल थी वो साइकिल घूम चुकी है, और शायद मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ा चैलेंज इक्विटी मार्केट के लिए भी होगा, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर 30% की वॉलेटिलिटी कभी नहीं आती है। स्टॉक मार्केट के अंदर 30% की वॉलेटिलिटी हमेशा आती है। कोविड के बाद आपने स्टॉक्स में पैसा बनाया और गवाया, मगर रियल एस्टेट में अगर आपने इन्वेस्ट करा तो आपने भले ही 30% नहीं बनाया हो, मगर आपने 30% गवाया नहीं है। तो अभी तक तो क्या था, लो इंटरेस्ट रेट्स थी और इक्विटी मार्केट compete कर रहा था फिक्स डिपॉजिट और रियल एस्टेट से। तो मेरे को लग रहा है यह एक ट्रेंड अब देखने वाला रहेगा कि इस वॉलेटिलिटी के बाद क्या रियल एस्टेट के अंदर वापस पैसा आता है, नहीं आता है। मगर रियल एस्टेट स्टॉक्स पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, इन्फ्लेशन के समय वो अच्छे चलते हैं। और दूसरा मुझे लगता है होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, वहाँ भी काफ़ी वैल्यूएशंस अब अट्रैक्टिव होने लगी, स्पेशली प्लाईवुड कंपनीज, दाम नीचे आने लगे, डिमांड ठीक ठाक है, सैनिटरी वेयर कंपनीज। तो मुझे लग रहा है इस पूरे पॉकेट के अंदर ध्यान देना चाहिए। राइट, ऑल राइट निकुंज, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। मनप्रीत गिल